हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। और आज की क्लास है हमारी मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य काल की समाप्ति के बाद अन्य जो अन्य वंश आए। मौर्योत्तर काल की समाप्ति के बाद जो अन्य साम्राज्य उभर करके आए, जो अन्य शासक आए, उनमें से कुछ विदेशी शासक थे, कुछ देशी शासक थे। इनमें से आज हम देशी शासकों की बात करेंगे कि मौर्य काल की समाप्ति के बाद देशी शासक। ठीक है, टॉपिक हमारा पहला है मौर्य काल की समाप्ति के बाद, मौर्य काल की समाप्ति के बाद मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य पर आने वाले देशी राजवंश, देशी राजवंश। अब ये कौन कौन से थे, इनके बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे देशी शासकों में से, देशी राजवंशों में से शुंग वंश के बारे में। किसके बारे में? शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में। ठीक है, शुंग वंश की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम इसका संस्थापक जानते हैं कि संस्थापक इसके संस्थापक का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इस वंश का संस्थापक था। शासनकाल की बात करें तो देखिए, शासनकाल कितना रहा इस वंश का शासनकाल? इस वंश का शासनकाल रहा था 184 बीसी से 75 बीसी। कितना? 75 बीसी। 184 बीसी से लेकर के 75 बीसी तक इसका शासनकाल रहा। राजधानी की बात करें तो देखिए, राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्रारंभ में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र होती है, फिर बाद में राजधानी परिवर्तित होगी। अब राजधानी यहाँ से परिवर्तित हो जाएगी। शुंग वंश को ब्राह्मण वंश के नाम से भी जानते हैं। ब्राह्मण वंश। शुंग वंश को अन्य नाम यानी ब्राह्मण वंश के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं इसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि पुष्यमित्र शुंग कौन था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग के बारे में तो इसका शासनकाल 185 बीसी से 149 बीसी रहा। 185 बीसी से 149 बीसी तक का मध्य जो शासनकाल था शुंग वंश का, शुंग वंश के प्रमुख शासक पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल रहा। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी तो इसकी जानकारी की बात करें तो इसका एक लेख था, अभिलेख, जिसे हम अयोध्या अभिलेख के नाम से जानते हैं। अयोध्या अभिलेख। ठीक है, अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य काल की पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग शासक बना। इससे हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है? इस अयोध्या अभिलेख से हमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है कि इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और पुष्यमित्र ने, यानी पहला पॉइंट तो हमें जानकारी, दूसरी जानकारी हमें मिलती है कि पुष्यमित्र ने यवनों को पराजित किया। यवनों को
पराजित किया। ठीक है, और ये लिखवाया किसके द्वारा था? ये लिखवाया किसके द्वारा गया था? लेखक कौन था इसका? लेखक वो इसी के एक दरबार में रहता था, इसका नाम था धनदेव, इसका राज्यपाल धनदेव। ठीक है, लेखक की बात करें तो धनदेव द्वारा लिखवाया गया था, जो पुष्यमित्र शुंग का एक राज्यपाल था, और इसी के द्वारा लिखवाया गया लेख अयोध्या लेख। ठीक है, याद रखना अयोध्या अभिलेख। आगे बात करें हम नेक्स्ट की, तो इसी के शासनकाल में देखिए इसने सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी और है इसकी कि देखिए इसने इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो देखिए इसके 2 प्रमुख कार्यों का हमें उल्लेख मिलता है। पहला कार्य क्या है इसके? देखिए कार्य, तो इसके कार्यों की बात करें तो इसके 2 कार्यों का उल्लेख मिलता है। नंबर फर्स्ट, एक तो है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। सांची के स्तूप की बात करें तो देखिए सांची का जो स्तूप है, इस सांची के स्तूप ये कहाँ स्थित है? पहली बात तो देखिए वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विदिशा में स्थित है। अब देखिए इसने ये कार्य नहीं करवाया था, बल्कि इसका निर्माण किसने करा था? सांची के स्तूप का निर्माण, इसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण तो अशोक के द्वारा करवाया गया था, लेकिन हुआ क्या था कि इसके चारों तरफ जो वेदिकाएं थीं, अशोक द्वारा इसके चारों तरफ ईंटों की वेदिकाएं लगवाई गईं। ईंटों की वेदिकाएं लगवाई गई थी इसके चारों तरफ। लेकिन बाद में हुआ क्या कि बाद में जब पुष्यमित्र शुंग शासक बना तो उसने इसके चारों तरफ लकड़ी की वेदिकाएं लगवानी शुरू करी। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसमें लकड़ी की वेदिकाएं लगी। ठीक है, लकड़ी की वेदिकाएं लगी। लेकिन हुआ क्या कि पुष्यमित्र शुंग का जब शासनकाल आया तो इसने इसके चारों तरफ, यानी सांची के स्तूप के चारों तरफ पाषाण वेदिकाएं लगवाई। अब ये पाषाण वेदिकाएं क्या होती हैं? देखिए पाषाण का मतलब होता है पत्थर, इसका मतलब क्या होता है? पत्थर। अब वेदिकाएं समझिए कि वेदिकाएं कहते किसे हैं। जैसे आप अपने घर की बात करें तो हम घर की बात कर लेते हैं, तो घर में छत पर जाने के लिए, जब छत पर हम जाते हैं तो छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनती हैं। क्या बनती हैं? सीढ़ियाँ। और इन सीढ़ियों के आप दोनों तरफ क्या लगाते हो? रेलिंग लगाते हो। ये सीढ़ियाँ हैं जी, ये सीढ़ियाँ हैं। ऊपर चढ़ने के लिए आप रेलिंग लगाते हो, तो इन रेलिंगों को ही क्या बोलते हैं? इस रेलिंगों को ही वेदिकाएं कहते हैं। होता क्या था, जब स्तंभ लेख बनवाए गए थे, स्तूप बनवाए गए थे, तो उनके चारों तरफ एक दीवार सी रखी जाती थी, तो उसमें उस समय ईंटों की बना दी जाती थी। इसको वेदिकाएं कहते थे। आप सांची का स्तूप देखना, उसके चारों तरफ आपको वेदिकाएं दिखाई देंगी, वेदिकाएं लगी दिखाई देंगी। वो क्या है कि वो उसी की बनी हुई है, जो ईंटों की बनी हुई थी, फिर इनको लकड़ी की बनवाया गया। और उस समय पुष्यमित्र शुंग का जब शासनकाल आया तो उसके चारों तरफ जो वेदिकाएं लगवाई गई थी, वो वेदिकाएं थी आपके किसकी? पत्थर की। पहली बार इसके शासनकाल में पत्थर की वेदिकाएं लगाने का प्रारंभ हुआ। ठीक है,
आगे बात करें, एक है आपके भरहुत अभिलेख। भरहुत अभिलेख की बात करें तो भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप की बात करें तो देखिए, भरहुत स्तूप के बारे में बात करें तो ये सतना के समीप स्थित है। कहाँ पर? सतना। तो मध्य प्रदेश के सतना के समीप स्थित है, मध्य प्रदेश में सतना के समीप स्थित है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्माण कराया गया, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। ठीक है, 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज करी थी। इसका नाम है भरहुत अभिलेख। आइए जानते हैं अन्य बिंदु जो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। जैसे इनके शासनकाल में कौन कौन प्रमुख दरबारी कवि थे, कौन कौन इनके दरबार में रहते थे, इनके शासनकाल में हुआ क्या था। देखिए, पहली बात, सबसे पहली, पुष्यमित्र के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था पतंजलि। तो पतंजलि, जिन्हें योग दर्शन के आचार्य कहते हैं, पतंजलि योग दर्शन के आचार्य, योग दर्शन के आचार्य पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। पतंजलि इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, दूसरा, पुष्यमित्र ने मिनांडर को पराजित किया। मैंने कहा था अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है, इसने यवन शासक मिनांडर को पराजित किया। यवन शासक मिनांडर को पराजित किया। इसने यवन शासक मिनांडर को पराजित किया। मालविका अग्निमित्रम, एक पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम, एक पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम। ये पुस्तक है और ये पुस्तक लिखी हुई है, संस्कृत की एक रचना है, संस्कृत में लिखी गई एक रचना है जो किसने लिखी थी? कालिदास ने। तो कालिदास के द्वारा लिखी गई संस्कृत की एक रचना, इसका नाम था मालविका अग्निमित्रम। इसमें मालविका और अग्निमित्र और मालविका व अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन था? अग्निमित्र पुष्यमित्र का बेटा, पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र। और मालविका एक उस समय की एक कह सकते हैं एक महिला थी, एक स्त्री थी जो काफ़ी अत्यधिक सुंदर थी। दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग होता है और इसके बारे में हमें जानकारी कालिदास के द्वारा लिखी पुस्तक अग्निमित्र से मिलती है। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्र के प्रेम संबंधों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, मालविका अग्निमित्र से। पहली बार, ठीक है, पहली बार स्तूपों पर पाषाण लगाने का प्रारंभ शुरू किया गया था इसी के शासनकाल में। आगे बात करें नेक्स्ट, तो वैष्णव धर्म के उत्थान का काल, इसे वैष्णव धर्म के उत्थान का काल कहा जाता है। यानी पुष्यमित्र के काल को वैष्णव धर्म के उत्थान का काल कहा जाता है।
पहली बार वैष्णव धर्म के बारे में बात यहाँ पर आई, लेकिन देखिए वैष्णव धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म मौर्योत्तर काल के बाद ही चला। और वैष्णव धर्म के बारे में इन्होंने बताया कि वैष्णव धर्म क्या है, और इन्होंने वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया। वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। इसके शासनकाल में मनुस्मृति की रचना हुई। ठीक है, इसके शासनकाल में मनुस्मृति की रचना हुई। इसके शासनकाल में मनुस्मृति की रचना हुई थी, जो किसके द्वारा की गई थी? मनु के द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई थी। मनु कौन थे? इनको पहला विधि निर्माता भी कहा जाता है, और इन्होंने ही मनुस्मृति की रचना करी थी, जो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई थी। इस वंश का अंतिम शासक की बात करें, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि और अन्य शासक कौन कौन से थे जो क्रम से इसके समय में शासनकाल में जो आए। अन्य और भी शासक, जैसे बहुत सारे अन्य शासक आते हैं। जैसे इसका बेटा, इसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में मैंने बताया था कि इसके प्रेम प्रसंग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है वो मैंने आपको बताया था कि आप जानते हैं कि मालविका और मालविका और अग्निमित्र की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जो उसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक मालविका और अग्निमित्र। ठीक है, चलिए, अग्निमित्र शासक बना। इसके बाद अग्निमित्र, देखिए शासकों की बात करें तो आने वाले प्रमुख शासक, चलिए शासक की बात कर लेते हैं। उत्तराधिकारी। ठीक है, कौन? उत्तराधिकारी। ठीक है, किसके? यानी पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी की बात करें तो सबसे पहले कौन था? इसके उत्तराधिकारी में पहले आता है अग्निमित्र। ठीक है, जिसके प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है, अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद वसुमित्र आता है। कौन आता है? वसुमित्र। वसुमित्र कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वसुमित्र कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक से पता चलता है कि अग्निमित्र के समय में यवन शासकों का आक्रमण हुआ, और उस यवन शासकों के आक्रमण के समय ही, जब यवन शासकों का आक्रमण हुआ था, तो उस समय शासनकाल था अग्निमित्र का। लेकिन वसुमित्र अग्निमित्र का पुत्र है, इसलिए वसुमित्र को भेजा था अग्निमित्र ने, और वसुमित्र ने यवनों को सिंधु नदी के तट पर पराजित किया। सिंधु नदी के तट पर यवनों को पराजित किया। किसने? वसुमित्र ने। ठीक है, इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी आता है उसका नाम होता है वज्रमित्र। ठीक है, वज्रमित्र। और वज्रमित्र के बारे में बात करें, ठीक है, वज्रमित्र या व्रजमित्र भी कहते हैं, यह वसुमित्र के बाद शासक हुआ। इसके बाद इसका जो शासक आता है चौथा, उसका नाम है भागभद्र। क्या नाम है? भागभद्र शासक बना। इसके शासनकाल की अहम महत्वपूर्ण घटना ये थी कि इसके दरबार में, यानी विदिशा में इसका दरबार था, मध्य प्रदेश में विदिशा में इसका दरबार था। इसके दरबार में एक शासक था, उसका नाम था यवन शासक एंटियालकीडस। ठीक है, तो यवन शासक एंटियालकीडस ने हेलियोडोरस नामक राजदूत को भेजा। और मैंने बताया था आपसे कि राजदूत भेजने की परंपरा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से प्रारंभ होती है। ठीक है, सबसे पहले उन्हीं के शासनकाल में आया था। और इस वंश का अंतिम शासक होता है जो पांचवा, उसका नाम होता है देवभूति इस वंश का अंतिम शासक होता है। यह शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसके मंत्री, इसी का एक मंत्री था जिसका नाम था वासुदेव द्वारा इसकी हत्या करके मगध पर एक नए वंश की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है कंडव वंश। तो वासुदेव द्वारा इसकी हत्या की जाती है। वासुदेव द्वारा इसकी हत्या की जाती है, और हत्या करने के बाद मगध पर एक नया वंश आता है। उस नए वंश को हम कहते हैं कंडव वंश।
अब अगली जो क्लास आएगी हमारी वो खंडक वन से संबंधित आएगी। क्रम से एक चीज़ों को हम देखेंगे, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। नमस्ते सभी के लिए।